हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें मैं क्लास 11 12 का मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं और आसानी से मैं सारे प्रॉपर्टीज को आपको बताऊंगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ डिटर्मिनेंट्स चैप्टर। सो आप बिल्कुल इसे अच्छे से अंत तक देखेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसका 2 पार्ट बनाना पड़े मुझे दोस्तों, लेकिन मैं 2 या 3 पार्ट भी बनाना पड़े तो मैं बनाऊंगा, बट मैं चाहूंगा कि आप डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज को मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में रेफर करें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मेरा मिल सके। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप देखो दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी समझना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है ताकि आप जो अभी डिटर्मिनेंट्स जो कर पा रहे हो, सबसे पहले ये समझे हम लोग कि डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ें। डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज पढ़ने का महत्व ये है कि डिटर्मिनेंट्स आप अभी सीखे हो कि एक्सपैंड करके पढ़ना। क्या करना कि किसी भी रो या किसी भी, जैसे डिटर्मिनेंट्स आप दिया है तो 213 516 71789 कुछ इस तरह का दिया है, तो आप इधर R1 या R2 या R3, है ना, या C1 C2 C3, ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप डायरेक्टली इसको एक्सपैंड करते हो, बिल्कुल कुछ भी ना किए हुए। इसमें कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं करते हैं और डायरेक्टली आप एक्सपैंड करते हैं। ये तब तक सही है दोस्तों जब तक ये जो नंबर्स है आपके अंदर के, ये सिंपल हो। ठीक है, ये अगर सिंपल नंबर्स हैं, जैसे इस तरह का जो मैंने दिया है या आपके पिछले एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ था जो क्वेश्चंस, वैसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो ऑब्वियसली उसको एक्सपेंड करना बहुत आसान होता है और उसमें आपको कैलकुलेशन में आप फंसोगे नहीं और वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जैसे कि आपको मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन, फिर आपको 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, 2x प्लस 3, ठीक है, 1, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, 1, मान लो इस तरह का कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो आप दोस्तों कि अगर आप एक्सपेंशन करने जाओगे डायरेक्टली, तो आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर इसका डिटर्मिनेंट आएगा, फिर इसका लोगे तो इसके साथ फिर इनका आएगा, फिर इसका लोगे तो इनका आएगा। तो आप देखो कितना मल्टीप्लाई एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा आपको, और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा आपके लिए। तो हमें ऐसा ढूंढना है तरीका कि क्या और भी कुछ तरीके से क्या हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, क्या कुछ और इसमें इंप्लीमेंट कर कर क्या मैं सिंप्लीफाइड वे में बिना एक्सपैंड किए इसको सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं। तो यस दोस्तों, इसका आंसर यस है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपको यही बताता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जहां बढ़ती है, इनफैक्ट बिना कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस को भी आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर कर आप इजी वे में डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो बिना एक्सपैंड किए। आप ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए ही एक्चुअली प्रॉपर्टीज बना हुआ है, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स के लिए तो आप सॉल्व करोगे ही प्रॉपर्टीज बनाकर, बिना कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस को भी आप प्रॉपर्टीज लगाकर डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं बिना एक्सपैंड किए हुए। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज कैसे हेल्प करता है बिना एक्सपैंड किए हुए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने में, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आपका दिया हुआ है दोस्तों, वो ये है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर आपका रो एंड कॉलम इंटरचेंज कर जाता है, रो या कॉलम आपका इंटरचेंज कर जाता है, कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इसका कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, पहला प्रॉपर्टी, कि जो डिटर्मिनेंट ए होगा, ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट वही का वही होगा, दोनों बराबर होंगे। रोज एंड कॉलम्स ट्रांसफॉर्म होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, और सारा रो मतलब सारा कॉलम आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये पहला आपका प्रॉपर्टी है। तो मतलब आपको अगर दिया हुआ है किसी एक का डिटर्मिनेंट, तो डायरेक्टली आप रो और कॉलम इंटरचेंज करके पूरी तरीके से आप उसको देख सकते हो कि ट्रांसपोज दोनों का सेम आता है। इसका प्रूफ भी दिया हुआ है दोस्तों, आप बुक में देख सकते हो, या एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो जैसे कि मान लेते हैं, बहुत सिंपल ले लेते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, सिंपल मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, 0 1 2
सॉरी यहाँ 1 0 5 6 0 1 3, ये सिंपल सा हम ले लिए हैं। ठीक है, अब आप मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा दोस्तों 5 6 1 3। ठीक है, तो 15 माइनस 6 15 माइनस 6 यानी 9 आ जाएगा। अब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा दोस्तों 1 1 2 0 5 6 0 1 3। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज का अगर डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे तो आप फिर से हम यही करेंगे 1 और 5 1 6 3, ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 6 सॉरी 15 माइनस 6 दैट इज 9, क्योंकि ये 3 है। ठीक है, 5 ये 15 माइनस 6 9, दोनों देखो सेम आ गया। ठीक है, तो एग्जांपल से समझ लो ज्यादा अच्छा है ना। सेकंड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है ना, और यहाँ पे आपका एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप इसको देख लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है, जो हमने एक क्वेश्चन लेकर किया। सेकंड प्रॉपर्टी है दोस्तों, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम, सिर्फ दो रो की बात हो रही है, पिछला जो था दोस्तों प्रॉपर्टी 1 जो था उसमें सारे रो या सारे कॉलम इंटरचेंज कर रहे थे, मतलब ट्रांसपोज कर रहा था वहां पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो रो एट ए टाइम, सिर्फ दो रो या एट ए टाइम सिर्फ दो कॉलम अगर डिटर्मिनेंट का इंटरचेंज होता है तो साइन डिटर्मिनेंट का चेंज होता है। वैल्यू वाइज सेम रहते हैं लेकिन साइन वाइज सेम डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि क्या कह रहा है कि अगर हमने चेंज कर दिया R1 को इंटरचेंज कर दिया किससे R2 से। ठीक है, तो मान लो पहले मैट्रिक्स ए था। ठीक है, पहले मैट्रिक्स ए था, फिर R1 इंटरचेंज विथ R2 मान लो ये B बन गया। तो ये जो मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा और मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट होगा, ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा, लेकिन किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, या b इक्वल टू कह लो, इसको इस तरह से लिख लें, b इक्वल टू कह लें माइनस ऑफ ए डिटर्मिनेंट। एक एग्जांपल फिर से मान लेते हैं, मैट्रिक्स ए था आपका, समझो इस तरह से 1 2 3 0 1 5 0 5 1। ठीक है, इस तरह का मैट्रिक्स था, और मान लेते हैं हमने अप्लाई किया कि R1 इंटरचेंज विथ R3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, अब देखो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए बी बन गया मान लेते हैं। ठीक है, ये अप्लाई करने के बाद तो R3 से चेंज किए तो 0 5 1 0 1 5 और 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा आप चेंज किए, इसको इसके साथ इंटरचेंज किए। ठीक है, तो ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें आप, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 5 5 1। ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 25 दैट इज माइनस 24। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने तो आप सीख गए हो। ठीक है, तो मैं ये फर्स्ट से कर लिया, ये इसमें लगा दिया। ठीक है, उसी तरह से डिटर्मिनेंट बी निकालने जाएंगे आप, देखें आप डिटर्मिनेंट बी अगर निकालने जाओगे तो हम लोग इससे करते हैं। ठीक है, तो 0 0 ये 1 पॉजिटिव आएगा, तो ये 1 ये 1 ये फिर से 5 1 1 5 और ये है दोस्तों 3 1, तो इसलिए पॉजिटिव में ही आएगा। ये 25 माइनस 1 दैट इज आ गया 24। तो आप देखो बी का डिटर्मिनेंट जो आया दैट इज माइनस ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये माइनस 24 था, ये 24 आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है। कि फिर से पढ़ लेते हैं, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, कोई भी दो रो या दो कॉलम कोई भी एक एट ए टाइम अगर डिटर्मिनेंट का इंटरचेंज कर रहे हैं तो उनका वैल्यू सेम रह जाता है, लेकिन साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस में तो माइनस में आएगा, माइनस है तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये किया है, माइनस 28 आया है और R2 R3 इंटरचेंज किया गया है, ये दोनों इंटरचेंज हुआ, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ गया 28, वहाँ माइनस 28 यहाँ 28। ठीक है, तो वैल्यू वाइज सेम रहते हैं, तो इससे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है दोस्तों, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, कोई भी दो रो या दो कॉलम ऑफ किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर सेम होता है, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम रहता है, मतलब ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम,
देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो वैसा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल, ये भी बहुत सिंपल है कि जैसे कि क्या कह रहा है कि अगर ए बी सी है, डी ई एफ, और ये भी है ए बी सी, ठीक है। तो आप देखो इसमें और इसमें R1 और R3 दोनों सेम है, तो इसको आप सॉल्व मत करो। सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली इसका वैल्यू आप क्या डाल सकते हो, प्रॉपर्टी के यूज कर 0, ठीक है। अब हमें तो ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर 1 0 1 2 5 7 फिर से 2 5 7, ठीक है, इस तरह का है, तो इसका भी वैल्यू 0 होगा दोस्तों, ठीक है। मैंने ये ले लिया ताकि आपको और अच्छे से मैं क्लियर कर सकूं। मान लेते हैं आपको तो ये नहीं मालूम है, मान लेते हैं एक्सपैंड करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक्सपैंड किससे किया जाए, ऑब्वियसली R1 से। तो R1 से एक्सपैंड करेंगे तो ये 1 1 1 2 1 3, ठीक। तो 1 डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 5 7 5 7, ठीक। 0 तो खत्म हो गया, और फिर यहाँ +1, फिर यहाँ 2 5 2 5 2 5 2 5, ठीक। तो 7 बचे 35 माइनस 35, ये 35 माइनस 35 और प्लस 10 माइनस 10, तो 0 + 0 इज 0। तो ये ऑटोमेटिकली ये 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्रॉपर्टी है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे आप डायरेक्टली बिना एक्सपैंड किए आप बता सकते हो कि इसका वैल्यू क्या होगा अगर इस तरह का कुछ कंडीशंस रहता है तो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। कोई भी रो या कोई भी कॉलम सिंगल, ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई किया जाता है कांस्टेंट k से, तो देन उसका वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाता है k से। इसको समझने के लिए दोस्तों आप देखो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर डिटर्मिनेंट a है, a इज इक्वल टू, है ना, इसका मान लेते हैं 1 2 3 0 1 2 0 1 5 रिलेटेड, है ना। इसका अगर वैल्यू आप देखो तो इसका आ जाएगा 1 2 1 5, ये आ जाएगा दोस्तों 5 माइनस 2 इज 3, ठीक है। अगर एक कोई बी हम लोग मैट्रिक्स ले रहे हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और ये इसका मान लो 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ मैट्रिक्स है, ये 3 6 9, मतलब हमने क्या लिया b इक्वल टू 3a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 3 6 0 3 15, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 6 3 15, ठीक है। ये आ जाएगा 3 45 माइनस 18, ये आ जाएगा 3 15 3 18 27, ये आ जाएगा दोस्तों 81। तो ये जो 3 था, तो यहाँ पे दोस्तों ये 3 जो था 27 इंटू 3 हो गया दोस्तों 81। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा मैं बताने में यहाँ पे गलती किया हूँ। गलती ये हुई है दोस्तों, देखो अच्छा हुआ ये गलती हुई ताकि आप समझ भी पाओ। यहाँ पे देखो मैंने मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी से तो टोटल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब सारे रो या सारे कॉलम के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं उतने से। तो इस केस में देखो आपको याद होगा, तो इसको आप लिख सकते हो 3 का पावर, क्योंकि स्केलर मल्टीपल कितना है 3, ये k हो गया आपका, n कितना है दोस्तों, n भी 3 है, तो ये आता था 3 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट a, दैट इज k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। तो ये 81 उसी हिसाब से आ गया है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो b आप लिए हो तो b इज नथिंग बट किसी एक रो यानी कि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया सिर्फ सेकंड को, मतलब R2 टेंड्स टू 3R2, ठीक है। तो 3 6 और 0 1 5 ये किया आपने, तो इसका जब आप निकालोगे तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा 3 6 1 5, दैट इज 15 माइनस 6 दैट इज 9। तो यानी कि b का डिटर्मिनेंट जो है दैट इज इक्वल टू 3 से आपने मल्टीप्लाई किया था तो 3 इंटू 8 डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मतलब आप जो डिटर्मिनेंट निकालते हो तो स्केलर मल्टीपल हो जाता है अगर किसी रो या किसी कॉलम को आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो,
ठीक है।